जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। और आज 2 जून है और 2 जून में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम जब पीपीटीज के थ्रू पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1 जून की अगर कोई न्यूज़ है और उसका रेलेवेंस अगर समझ लीजिए अक्टूबर में आ रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे रिवाइज करोगे। फिर से पता ही नहीं चलेगा 1 जून को थी या 10 जून को थी, कौन सी पीपीटी निकाल के रिवाइज करना है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ये ज़बरदस्त मैं एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ जहाँ पर पीडीएफ में जो भी मतलब जो सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से जो आर्टिकल्स है, न्यूज़ आर्टिकल्स है, उनको मैं उसमें डाल रहा हूँ, जिससे कि जब आपको रिवाइज करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना। वो आप फाइंड करोगे तो अपने आप आपको पता चलता है। एक डेमो यहाँ पर मैं देता हूँ। जैसे आज का द हिंदू न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो उसमें हमें रेसलिंग के बारे में चीजें जो है वो देखने को मिल रही है ना। रेसलिंग के बारे में कल भी हमें देखने को मिली थी, जो हमने कल कवर किया था, आज फिर से हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो दिल्ली ऑर्डिनेंस है उसके बारे में भी देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आपके पास जो पीडीएफ रहेगी उसमें आप क्या करोगे, आप रेसलिंग जो है वो यहाँ पर डाल दोगे। आपको मतलब समझ लीजिए अक्टूबर में भी अब आप अगर सर्च करना है आपको, तो सीधा आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो सीधा आपको मिल जाएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हुई है, पूरे आप रिवाइज कर सकते हो। एंड देन आप यहाँ पर जो आपका जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं। अगेन ऑर्डिनेंस जो है वो भी आज मतलब आज के फ्रंट पेज पर देखने को मिल रहा है। तो फिर से हमको रिवाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमने कल ही उसको रिवाइज किया हुआ है। तो यहाँ पर अगेन आप उसको रिवीजन जो है वो कर सकते हो। तो जब जब आपको न्यूज़पेपर में इससे रिलेवेंट चीज़ें दिखेगी तो आपको सिंपली सर्च करना है पीडीएफ में, और फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रिवाइज कर लेना है। तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो हो जाती है। तो इसलिए पीडीएफ आपको कहाँ से करना है, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो जो टेलीग्राम चैनल है मयूर मोगरे आपको सर्च करना है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आपको डाउनलोड करना है। दूसरी चीज़ ये है कि एम एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, एम एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कीजिए। वहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस में आपको देखने को मिल रहा है। इतने कम प्राइस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस जो है उनको एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है, मतलब बेसिकली 2 जून है, उसका पॉलिटी सेक्शन जो है उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें जो पॉलिटी सेक्शन है उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सेडिशन लॉ के बारे में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सेडिशन लॉ जो है कैन बी रिटेन्ड बट विद सेफगार्ड्स, लॉ कमीशन के द्वारा ये कहा गया है। अब देखिए, लॉ कमीशन अलग अलग कमीशन होती है जिसको कोई पर्टिकुलर चीज जो है उसको स्क्रूटिनाइज करने का टास्क दिया जाता है कि भाई क्या बदल करने चाहिए, क्योंकि जो वक्त होता है वक्त के साथ साथ चीजें बदलती है, और वो बदलाव किस तरीके से लाया जाए जिससे कि जो जनता है उनको यहाँ पर हम बेनिफिट दिला सके, तो वो चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सेडिशन लॉ जो है बोला गया लॉ कमीशन के द्वारा कि उसको रिटेन किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ये डिस्कशन हो रहा है कि सेडिशन लॉ जो उसको हटा ही देना चाहिए। कॉलोनल लॉ है, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनी से उनके द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था? ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कोई कुछ ना बोल सके। अगर कोई बोल रहा है तो देशद्रोह हो जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब ब्रिटिशर्स जिन्होंने लाया था उन्होंने खुद अपने कंट्री में उसको रिपेल कर दिया है, तो हमने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो बेसिकली लॉ कमीशन ने बोला कि भाई रिटेन किया जा सकता है लेकिन उसको सेफगार्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका गैर फायदा भी उठाया जाता है कि सरकार के विरुद्ध भी अगर कोई बोल दे तो फिर उसके अगेंस्ट में सेडिशन जो है वो लगा दिया जाता है। ऐसे कई केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी ये कहा था केदारनाथ केस में कि जो सेडिशन है वो बेसिकली तब नहीं लगाया जा सकता है जब कोई सही तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा हो सरकार को, लेकिन अगर जबरदस्ती कोई कूप करके सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करे, पब्लिक ऑर्डर को भसकाने की कोशिश करे, तब यहाँ पर सेडिशन लॉ जो है हम लगा सकते हैं। इससे सेडिशन लॉ जो है यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाता है। तो सेडिशन लॉ अगर हम देखते हैं तो देखिए प्रीलिम्स मेन सभी पर्सपेक्टिव से जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। सेडिशन लॉ अगर हम देखते हैं तो ये एनाक्ट किया गया 17th सेंचुरी, है ना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि इसी के थ्रू वो इंडियंस जो है उनकी आवाज़ को दबा सकते थे। जो ब्रिटिशर्स को भगाने की साजिश रची जा रही थी भारतीयों के द्वारा, उसको वो भसका सकते थे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था
कि मतलब आप यहाँ पर देखोगे 124A सेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेक्शन 124A, कभी कभार यूपीएससी में भी ऐसा आता है कि सेक्शन 124 इज रिलेटेड टू व्हाट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो किससे रिलेटेड है, सेडिशन से रिलेटेड है। इंसर्ट किया गया 1870 में, समझ रहे हो आप, 1870। अब यहाँ पर 1870 में कौन सी चीज जो है वो चल रही थी, याद कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो भी हम हमारा इससे रिवाइज हो जाता है। क्या जो 1857 रिवोल्ट हुआ था, 1861 जो एक्ट है वो लाया गया था, है ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1870s जो है उसके आसपास जो मॉडरेट्स है ना, मॉडरेट्स वो यहाँ पर एक्टिव हो रहे थे। एंड देन फाइनली इसके 15 साल के बाद 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हमें देखने को मिलती है। तो वो क्या डायरेक्टली आ गई, नहीं, बहुत सारे गट ग्रुप जो है वो बनना शुरू हो गए थे, है ना। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जेम्स स्टेफन जो है, जब उसको लगा कि भाई स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो ऑफेंस से डील करना चाहिए, तब उसने यहाँ पर लाया था। सेडिशन जो है ये क्राइम है अंडर 124 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेडिशन लॉ आज की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफाइन करता है सेडिशन को एज ऑफेंस जो कमिट किया गया है एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। अगर कोई कुछ बोल रहा है या लिख कर बोल रहा है, साइन से बोल रहा है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से दे रहा है, जिससे कि हेट्रेड या कंटेम्प्ट आ सकता है ना। डिसअफेक्शन जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो सकता है, जो लॉ के तहत स्टैब्लिश की गई है, तो वहां पर जो सेडिशन है वो लागू हो सकता है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप कर रहे हो, सही चीज पर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो वो सेडिशन के पात्र नहीं रहेगा। डिसअफेक्शन इंक्लूड डिसलॉयल्टी, ऑल द फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, कंटेम्प्ट विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, है ना, ऑफेंस अंडर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। पनिशमेंट जो है फॉर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल मतलब एक होता है बेलेबल, जिसमें आपको बेल जो है वो मिल जाती है ना, जिसमें आप बेल ले सकते हो। दूसरा होता है नॉन बेलेबल, जहां पर अगर ये होता है तो आपको बेल जो है वो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी इन द सेंस एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है ये, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट पर कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124 रेंजेस फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट 3 साल से लेकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो व्यक्ति इससे चार्ज रहेगा उसको ना ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और उसी के साथ बिना पासपोर्ट के उसको अपना वक्त जो है वो बिताना पड़ेगा, एंड मस्ट अपियर कोर्ट ऑल द टाइम जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे सिग्निफिकेंस क्या है इशू विद सेडिशन लॉ। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, हमारे आर्टिकल 19(2) में दिया हुआ है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उसी के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मन में आया बोल दिया कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, है ना, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कि भाई यहाँ पर अगर कोई हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा है तो यूनिटी इंटीग्रिटी जो उस पर खतरा आ सकता है। एंटी नेशनल जो सेंटिमेंट्स है, टेररिस्ट एलिमेंट्स है, वो यहाँ पर हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर बच जाएंगे सेडिशन लॉ की वजह से। जो स्टेबिलिटी है स्टेट की वो यहाँ पर मेंटेन रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जो भी ऐसा लग रहा है कि देशद्रोह का काम कर रहेगा उसको जेल में डाल दिया जाए तो अपने आप स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन कुछ इश्यूज भी है। इश्यूज क्या है, ये कॉलोनल एरा से चलता आ रहा है ना, कॉलोनल एरा से। उसी के साथ साथ लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, ये सभी लोग इसका शिकार रहे हैं। मतलब ये तो देश के लिए बोल रहे थे, लेकिन उनको देशद्रोह करके कारावास में डाल दिया गया। उनको कन्विक्ट किया गया था सेडिशन स्पीचेस राइटिंग एक्टिविटीज के तहत। इसलिए सेडिशन लॉ जो है कॉलोनल एरा का है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उनका क्या स्टैंड था, वो अग्री नहीं कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी हमने फंडामेंटल राइट में भी दिया हुआ है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अलग से और क्यों देशद्रोह जो है ये सब कुछ हमें डालना है ना। तो ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है वो चल रही थी। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, केदारनाथ, मैंने जो आपको बोला केदारनाथ सिंह जो केस हुआ था, उसमें भी ये बोला था कि भाई यहाँ पर जो सिडिशन है वो कहाँ कहाँ पर लागू नहीं हो किए जा सकते हैं, और सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि सेडिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उसको, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब क्या है, जनता, जनता जो है वो खुलेआम घूमना, जनता जो है वो फ्रीली अपने फंडामेंटल राइट जो है उसको अनुभव करना। लेकिन जो सेडिशन है वो इस सब पे पाबंदी लगा देता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड है सेक्शन 124A जो है यूटिलिटी के एंटी नेशनल जो सेक्शनिस्ट है, टेररिस्ट एलिमेंट्स है, उनको रोका जाए, है ना। जो गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो यहाँ पर हो रहा है, तो वो सेडिशन में नहीं आना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ कभी कभी इसका दुरुपयोग भी होता है, तो दुरुपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन जो है सेडिशन की उसको थोड़ा नैरो करने की जरूरत है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर इश्यूज जो टेरिटरियल इंटीग्रिटी जो है इंडिया की,
सोवेनिटी जो इंडिया के, उस पर अगर खतरा आ रहा है, सिर्फ वही यहाँ पर सेडिशन में आना चाहिए। अभी बहुत वेग है, अभी पता ही नहीं चल रहा है, किसी को भी पकड़ के दबोचो, है ना। सिविल सोसाइटी ने यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो रखना चाहिए यूज ऑफ सेडिशन लॉ के तहत। तो ये कुछ सेडिशन के ऊपर हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है एनसीईआरटी ने रैशनलाइज्ड मूव ड्रॉप पीरियोडिक टेबल चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 बुक। जो क्लास 10th है उसमें से पीरियोडिक टेबल जो है उसको हटा दिया गया है। अब काफ़ी बच्चे जो इससे खुश होंगे कि चलो यार ये पढ़ना नहीं पड़ेगा क्लास 10 में, है ना। तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग यहाँ पर ये है नंबर्स है वो दिए हुए हैं, है ना। एंड उसी के साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी ने किया है। तो एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी के ऊपर भी आ सकता है कि भाई एनसीईआरटी के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट पहचानो। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप की गई 1961 में, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। समझ में आ गया, ऑटोनॉमस है, ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस है। टू असिस्ट एंड एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी आती है, जो हम आगे के दिनों में, बहुत दिन है हमारे पास, आगे के दिनों में उसको डिस्कस करेंगे। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीईआरटी का, कि वो अंडरटेक प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन द एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, है ना। जो रिसर्च है वो यहाँ पर कंडक्ट करना, जो मॉडल टेक्स्ट बुक्स है वो प्रिपेयर करना, सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोड्यूस करना, न्यूज़ लेटर प्रोड्यूस करना, जर्नल्स प्रोड्यूस करना, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ प्रोड्यूस करना। प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग जो है टीचर्स की, वो यहाँ पर प्रोवाइड करना। टीचर्स की भी ट्रेनिंग जरूरी है ना, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। डेवलप डिसिमिनेट इनोवेटिव एजुकेशन टेक्निक जो है वो यहाँ पर लेकर आना। ना सुन के क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं सारे पॉइंट्स, लेकिन एक्चुअल में कितने इंप्लीमेंट होते हैं ये भी क्वेश्चन है। एक्ट एज क्लियरिंग हाउस फॉर आइडिया इंफॉर्मेशन मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, जो भी मैटर्स स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी सब यहाँ पर आते हैं। एक्ट एज ए नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग गोल्स यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट, है ना। ये नोडल एजेंसी है कि भाई स्कूलिंग एजुकेशन किस तरीके से चलेगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहेगी। जैसे भी मिडिवल हिस्ट्री जो है वो भी हटा दिया गया था, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। एडिशन टू रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग एक्सपेंशन पब्लिकेशन, एनसीईआरटी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जो भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद आता है यहाँ पर डीलिमिटेशन इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट साउथ स्टेट्स, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो डीलिमिटेशन जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डीलिमिटेशन क्या है ये आपको पता होगा नॉर्मल, इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो डीलिमिटेशन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, आपके यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, जहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कोई बंदा खड़ा होता है और उसको आप वोट करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ये आका कैसे गया है कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ये बंदा खड़ा होगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरा जो घर है, मेरे घर के, मेरा घर है, ठीक है। अब मेरे घर में ये जो लाइन है पूरी, मतलब ऐसी एक लाइन है और बीच में एक रास्ता है और फिर वो लाइन है, ठीक है। और ऐसा हुआ है कि ये जो लाइन है मेरे घर की लाइन, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं और रास्ता है बीच में, छोटा सा रास्ता, और उसके बाद आगे जो घर है वो सब दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, वो दूसरे कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो ये आंकता कौन है, किस तरीके से ये डिलिमिटेशन होता है, ये कौन से बेसिस पे होता है, जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, 1971 तक सब कुछ सही चल रहा था, पूरे देश की पॉपुलेशन आबादी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही थी। फिर उसके बाद सरकार के द्वारा लाया जाता है कि भाई जो आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो थोड़ा कंट्रोल करो, है ना, थोड़ा कंट्रोल करो। तो लोग भी बोले कि भाई आप तो लोड शेडिंग इतनी कर रहे हो, कैसे कंट्रोल। खैर, तो जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। तो नदर्न स्टेट जो है उन्होंने तो भाई सोचा नहीं समझा नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं, है तो सरकार है, सरकार का काम है बोलना, तुम तो आओ, है ना। तो ये तो नदर्न स्टेट जो है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती ही गई, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने इसको सीरियसली लिया, और उन्होंने सिरियसली लिया तो बहुत ज़्यादा आबादी जो है उनकी कंपैरेटिवली नदर्न स्टेट्स के मुकाबले देखा जाए सदर्न स्टेट्स में आबादी कम हमें देखने को मिली। अब पॉपुलेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी दिया जाता है, तो अब उनका यही है कि सदर्न स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कम जा रहे हैं। तो डिलिमिटेशन जो है बेसिकली क्या है कि ये सदर्न स्टेट जो है वो यहाँ पर डिसएडवांटेज पर है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था आबादी कम करो, हमने तो उसके अकॉर्डिंग काम किया, फिर भी हम यहाँ पर डिसएडवांटेज पर है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो सदर्न स्टेट्स फॉलोड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज आर नाउ फेसिंग पोटेंशियल डिसएडवांटेज, है ना, सक्सेसफुली उन्होंने किया फिर भी ये वो डिसएडवांटेज में है। डिलिमिटेशन क्या है, इसका मतलब है कि फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए।
डिलिमिटेशन फॉर लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब लाया गया था? 1952 जो है तब लाया गया था। डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है डिलिमिटेशन के बारे में। प्रेसिडेंट के द्वारा कोलैबोरेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसकी कोलैबोरेशन में काम करता है। डिलिमिटेशन कमीशन ये काफ़ी टाइम सेट किए गए हैं, 4 टाइम्स, 52, 63, 73 एंड 2002 अंडर द एक्ट 52, 62, 72, 2002। फर्स्ट डिलिमिटेशन कैरी आउट किया गया था बाय प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन का 1950-51 में, ठीक है। लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है स्टेट वाइज कंपोजिशन लोकसभा यहाँ पर कंप्लीट हुआ था 76, है ना, बेसिस ऑफ 71 सेंसस। तो ये 71 सेंसस लिया जाता है, इसीलिए लिया जाता है कि भाई उसके बाद बहुत सारे सदर्न स्टेट डिसएडवांटेज में आ गए थे, इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी आप देखोगे तो पॉपुलेशन जो वोट्स होते हैं, जो वैल्यू ऑफ वोट्स होती है वो 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से ली जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट करता है अलोकेशन ऑफ सीट्स लोकसभा शुड बी बेसिस ऑन पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, है ना। तो रेशो जो है वो सीट्स ऑफ पॉपुलेशन का वो इक्वल रहे। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एम अकेडमी के जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको पार्लियामेंट पूरा देखना है तो पार्लियामेंट का पूरा 6 घंटे का वीडियो है, वो भी यूट्यूब पर है। तो पार्लियामेंट पर मयूर मोगरे आप डालोगे तो भी आप देख सकते हो, पूरे 6 घंटे मैंने पूरी पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप हुई है, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली पॉपुलेशन जो है उसके बेसिस पर हमें देखने को मिला, ठीक है। देन उसका नीड क्या है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन इक्वल सेगमेंट्स को मिलता है पॉपुलेशन के बेसिस पर। ज्योग्राफिकल डिवीजन सही तरीके से सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। पार्लियामेंट मतलब क्या है? पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन, पूरे देश का मतलब हर सेक्शन में से लोग जाना चाहिए। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट एनैक्ट करता है। अंडर आर्टिकल 170 सीट जो है वो टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें डिवाइड होती है। कंसर्न्स क्या है? रीजनल डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है, मतलब डिस्पैरिटी इन रिप्रेजेंटेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पार्ट, जो अभी हमने देखा हुआ है ना, पॉपुलेशन की वजह से। 18% कंट्रीज पॉपुलेशन, सदर्न स्टेट्स कंट्रीब्यूट 35% ऑफ कंट्रीज जीडीपी। पॉपुलेशन के मामले में बहुत कम है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में देखिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं रहेगा तो बुरा ज़रूर लगेगा, है ना। तो ये यहाँ पर होता है। इनएडिक्वेट फंडिंग, 15 फाइनेंस कमीशन 2011 का सेंसस जो है उस पर रिकमेंडेशन यहाँ पर दे रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? फंडिंग जो है वो यहाँ पर लूज हो रही है। जो रिजर्वेशन सीट्स है SC ST के वो यहाँ पर लूज हो रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर ये ड्रॉबैक्स हमें डिलिमिटेशन के देखने को मिलते हैं। तो वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो मतलब बेस्ड ऑन 2031 सेंसस पे 10-10 साल में होना है ना, 10-10 साल में होना है। तो 31 सेंसस जो है उस पर यहाँ पर बाउंड्री जो है वो आकी जानी चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन शुड बी एनेक्ट स्प्लिट स्टेट स्मॉलर वंस, ताकि क्या है कि क्या होगा, बड़ा एरिया है, बड़ा रिप्रेजेंटेशन, उसमें से कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। जितना छोटा 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 रहेगा उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल पाएगा, है ना। तो इसलिए स्टेट्स को स्मॉलर वंस में आके फिर उसके बाद पॉपुलेशन रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो एक फैक्टर पर निर्भर ना रह के कई सारे फैक्टर्स उसमें लिए जाने चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है, ठीक है। मोर बैलेंस्ड अप्रोच जो है यहाँ पर रखा जाना चाहिए। ग्रोथ पोटेंशियल लोकेलिटीज़, यहाँ पर मर्जर एंड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ये क्राइटेरिया जो है वो एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट। रिटायर्ड कंपोजिशन कौन होता है उसमें? रिटायर्ड है, सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये चीज ये लोग हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, कंपोजिशन याद रखना। नंबर ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, सारे की सारी ये देखी जाती है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होता है तो मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर प्रिवेल करती है। एंड एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया था डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। When the order of delimitation commission are laid before Lok Sabha or Legislative Assembly, they cannot effect any modification in the order. तो इसका सही जवाब क्या है? करेक्ट ऑप्शन ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जो है वो जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इस पर हम आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन आ रहा है। ओके, तो इकोनॉमी सेक्शन में भी हमको जो बेसिकली क्या देखना पड़ेगा, जो आज की न्यूज़ है ना। तो आज की न्यूज़ जो है वो हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो आते हैं हम सीधा मैन्युफैक्चरिंग इस पर। तो मैन्युफैक्चरिंग पर हम आ गए। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला हमको देखने को मिलता है आर्टिकल कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें क्या चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, हिंदू है थोड़ा, तो यहाँ पर बायसनेस होगी। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस है, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं दर्शाई गई है। खैर जो चैलेंजेस है उसकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री उसको समझना पड़ेगा। देखिए इंडियन इकोनॉमी जो है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर।
अब समझने के लिए यहाँ पर प्राइमरी मतलब क्या है, आसान शब्दों में बता रहा हूँ। इकोनॉमी का फुल कोर्स अवेलेबल है एमएम अकेडमी ऐप पर, तो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब होता है कि सीधा रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है, सीधा रॉ मटेरियल निकल रहा है, जैसे एग्रीकल्चर है ना। सेकेंडरी मतलब इसका यूज़ करके कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जा रही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम बोल सकते हैं। एंड टर्चरी मतलब क्या होता है, सर्विस सेक्टर। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्रीज और ये सर्विस सेक्टर, तो ऐसा आप यहाँ पर कंसिडर कीजिए। तो जब हम आज़ादी मिली तब हम प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा निर्भर थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी और हमारा पूरा तहस नहस करके ब्रिटिशर्स गए थे, और हमारे यहाँ से उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपनी कर ली थी, मतलब सेकेंडरी सेक्टर को बहुत अच्छा डेवलप कर लिया था। इसका मतलब ये था कि जब हमें आज़ादी मिली उस समय पर जहाँ हम इसमें स्ट्रगल कर रहे थे प्राइमरी इसमें, पूरी दुनिया सेकेंडरी इसमें अपना वर्चस्व बना चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था। इसीलिए क्या हुआ कि जब पूरी दुनिया अब इसमें पूरा महारती हासिल करके जब टर्शरी की तरफ बढ़ रही थी, तो इंडिया जो है, इंडिया ने सीधा यहाँ से जम किया टर्शरी सेक्टर पर, ताकि हम पीछे ना रहे, और इंडिया ने इसमें महारती जो है वो हासिल कर ली सर्विस सेक्टर में, है ना। इसमें हम बड़े अच्छे सरप्लस में रहते हैं। तो अब सेकेंडरी जो है वो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर पाए। अब वो लैग जो था उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट अभी बहुत सारे जो स्कीम्स है वो लेकर आती है, प्रोडक्शन लिंक्ड बोलिए, बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है। तो इसलिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है की कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारे कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कस्टमर ड्यूरेबल्स, ये सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं। अब इसमें एक रिवोल्यूशन जो है 2014 में हमें देखने को मिला, जब मेक इन इंडिया जो है वो यहाँ पर लाया गया कि भाई इंडिया में बनाओ, है ना। इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा एक सहूलत जो है वो यहाँ पर मिली, ठीक है। अब ग्रोथ ड्राइव्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ड्राइवर्स रहे हैं। तो बजट जो है 2022-23 का, उसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की गई गवर्नमेंट की, कि भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस किस तरीके के हैं, तो मेजर चैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देन शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर जो है वो देखने को मिलता है। देखिए क्या है, यूपीएससी का जो पेपर है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें जो पेपर 2 है सी सेट, ठीक है, उसमें भले ही टफ आ रहा है, कुछ सालों से, पिछले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, लेकिन उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन रहता है ना, उसे सीखने बहुत मिलता है। तो वो पढ़िए आप, उसमें जो चीज़ें, उसमें ये भी चीज़ आई है कि एजुकेशन जो है उसमें हम एजुकेशन में बहुत लोग कम रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ पर जो प्री फाउंडेशन है स्किल का, वो अगर नहीं दिया जाए तो आगे स्किल लेके कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये यहाँ पर बोला गया था जो स्कूल एजुकेशन है उस पर। तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर से मुझे याद आया कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, तो ये क्या है, ये आगे बहुत ज़्यादा स्किल बढ़ने वाली है लोगों की, उसमें हम कम रह जाएंगे अगर हम अभी बेसिक फाउंडेशन पर फोकस ना करें तो ये चीज़ देखने को मिल रही है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के। काफ़ी इंडिया ने यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए इंग्रेडिएंट जो है मेजर इंडस्ट्री पुश, ह्यूज सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स जो उसको पुश कर रहे हैं। फ्री लेबर जो है वो, मतलब बेसिकली कम इस पर लेबर जो है वो मिल रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी अगर हम देखते हैं, चाइना के जो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, तो इसलिए स्किल्ड लेबर और कम मतलब चीप लेबर फोर्स मिलना मुश्किल है, वही इंडिया में पॉसिबल हो रहा है, इसलिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से निकलकर इंडिया में आ रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट शेयर ग्लोबल कंजम्पशन में देखने को मिलता है। पोटेंशियल ग्लोबल हब बनने का काफ़ी बड़ा पोटेंशियल। इंडस्ट्रियल 4.0 जो है वो भी हमको देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल 4.0 क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। देन उसके बाद हमें चैलेंजेस जो है इंडियन मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आता है इनएडिक्वेट टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन बोलिए, ट्रांसपोर्टेशन बोलिए, स्किल्ड मैन पावर बोलिए, सब कुछ नहीं है। जैसे नितिन गडकरी साहब जो एक भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं यूएसए में जब यूएसए में मैं गया, तो वहाँ पर पता चला कि यूएसए जो है वो डेवलप्ड है, इसीलिए उनके रोड्स अच्छे नहीं है, बल्कि उनके रोड्स अच्छे हैं इसीलिए वो डेवलप्ड है। अब वो उन्होंने क्यों कहा, वो उन्होंने कहा क्योंकि जब रोड्स डेवलप रहेंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपका बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है मतलब ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी होगी, ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी होगी, तो मतलब आपका जो कंट्री है वो डेवलप बनेगा। तो ये उनका बोलना था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्किल्ड मैन पावर, इसमें यहाँ पर हमें कमी जो है, इनएडिक्वेट जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो है वो बिग सिटीज़ में ही कन्फाइंड है। क्रेडिट जो है एमएसएमई को वो नहीं मिल पाता है कि भाई अपना एक्सपांशन कैसे करें, जो लोन है वो नहीं देते हैं, बैंक में चले जाओ तो घूर के देखते हैं,
कि भाई पैसे वापस आएगा कि नहीं। बड़े बड़े जो लोग आते हैं उनको बांटते रहते हैं कि लो लो लो, भागो भागो भागो। तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्किल्ड लेबर शॉर्टेज जो है वो हमको देखने को मिलता है ना। और स्किल्ड लेबर अगर है तो जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको। तो ये प्रॉब्लम आता है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन एंड पुअर सप्लाई चेन हमें देखने को मिलता है ना। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, लाइसेंस, ये सब बोलिए, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किए जा रहे हैं। पुअर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमको देखने को मिलता है कि भाई वही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सही नहीं है, तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल पहुंचेगा, टाइमली पहुंचेगा। टाइमली नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्ट बनने में डिफिकल्टी होगी, प्रोडक्ट बनने में डिफिकल्टी हो रही है, उसको ट्रांसपोर्टेशन और करना है, उसमें अगर वेस्टेज हो रहा है तो और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कंपटीशन जो है अदर कंट्रीज़ के साथ, इंपोर्ट्स, ये सब कुछ फेस किया जा रहा है। इंडिया जो है फॉरेन इंपोर्ट्स पर अभी डिपेंडेंट है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लाया गया है, गति शक्ति लाया गया है, भारतमाला लाया गया है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, सब कुछ ये लाए गए हैं इंडिया के द्वारा। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, पोर्ट, पावर सप्लाई, इसमें हो रहा है। धीरे धीरे इंडिया आगे बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग जो उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो हम एक्सपोर्ट कर सकें, है ना। इनोवेशन को फोस्टर करना, R&D पर रिसर्च करना। भाई R&D नहीं होती हमारे यहाँ पर, चल रहा है एक प्रोडक्ट चल रहा है, घिसा बेटा वही चलता जा रहा है। जो हम देश है, दुनिया है, उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। टेक्नोलॉजीज की प्रॉब्लम हो रही है, प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम हो रही है, फंडिंग जो R&D की वो नहीं मिल पाती है ना। तो ये चीज़ें हमको देखने को, सब क्या हो रहा है इंडिया में हो रहा है, क्वांटिटी जो है उस पर फोकस करते हैं कि एक चल गया ना, चलो क्वांटिटी धड़ाधड़ 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 वही बनाओ। क्वालिटी चेक वो कुछ नहीं, R&D पर खर्चा वर्चा कुछ नहीं, चलो सिर्फ प्रोडक्शन पर खर्चा करो और प्रॉफिट बनाओ। ये सब कुछ हो रहा है। रेगुलेशन जो है उसको स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। स्किल्ड डेवलपमेंट जो है उसको इंकरेज करना जरूरी है। ट्रेनिंग जो है स्किल डेवलपमेंट की वो देना जरूरी है। तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आते हैं। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि RBI गवर्नर जो है उन्होंने बोला एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, लोन्स की एवरग्रीनिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो कैसे हम इसको ये कर सकते हैं। तो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन का मतलब क्या होता है। एवरग्रीनिंग का मतलब होता है फ्रॉम ऑफ ज़ोंबी लेंडिंग, ठीक है, इज अ प्रैक्टिस एक्सटेंडिंग न्यू एंड एडिशनल लोन टू अ बोरोवर हु इज अनेबल टू रिपे एग्जिस्टिंग लोन। उसके वजह से क्या होता है, ट्रू स्टेटस जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, बैड लोन का, वो कैंसिल हो जाता है। मतलब मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। मैं कोई कंपनी खड़ी किया हूँ, ठीक है, मैं बैंक के पास गया लोन लेने के लिए। मैंने बोला कि मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक ने मुझे 10 लाख का लोन दे दी। अब मुझे हर महीने किस्त जो है, समझ लीजिए 1-1 लाख की किस्त देनी है, ठीक है। अब 1-1 लाख की अगर किस्त देनी है और मेरे कंपनी को घाटा हो रहा है, तो मैं 1 लाख की किस्त दे पाऊंगा क्या, नहीं दे पाऊंगा। अब 90 दिनों तक अगर मैं ना दूँ तो वो NPA हो जाएगा, बराबर है। अब मैं बैंक वाले आए मेरे पास कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोन नहीं दे पा रहे हो, नॉन NPA हो जाएगा, तो आपने जो कोलेटरल रखा हुआ है वो जब्त हो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब सोचिए उसमें भी अगर मैं MSME वाला हूँ और मैंने कोलेटरल भी नहीं रखा हुआ है तो बैंक के तो लग गए ना। तो ऐसे सिनारियो में बैंक क्या सोचता है, बैंक आता है बोलता है कि देखो एक सोल्यूशन निकालते हैं। आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, बराबर है, आपकी कंपनी को थोड़ा और पैसा मिल जाए तो हो सकता है कि कंपनी चल जाए, बराबर है। तो मतलब समझ लीजिए, और मेरे को, मैं बोलूँगा मेरे को 5 लाख की ज़रूरत है जिससे कि कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। तो वो जो लोन दिया गया था उस पर और मेरे को 5 लाख दिए जा रहे हैं, और 5 लाख की, चलो भाई कैसे जैसे कंपनी को 5 लाख देके अगर कंपनी चल गई तो हमारा किस्त जो है वो 1.5 लाख रुपए महीने का आता शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये जो NPA होने वाला था वो NPA भी नहीं हो रहा है, बराबर है। एवरग्रीनिंग हो रही है लोन की 5 लाख। अब मैं वो 5 लाख जो है वो कोशिश करूंगा कि ये जो है वो वाली किस्त जो है वो भरपाई करूँ, ये नया लोन मेरे पे चढ़ गया, और है ना, मतलब एक लोन लेके दूसरे लोन की भरपाई करो। समझ लो एक एवरग्रीनिंग मतलब बेसिकली उसके पीछे का जो मैंने एक आपको ये जो मकसद है वो बता दिया। लेकिन समझ लो कि प्रैक्टिकलिटी में एक लोन लेना, दूसरा लोन लेना पहले वाले लोन को चुकाने के लिए। तो ये बेसिकली एवरग्रीनिंग ऑफ लोन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। फॉर्म ऑफ ज़ोंबी लेंडिंग होता है। ज़ोंबी ज़ोंबी मतलब क्या है कि ना हाथ है, ना पैर है, ना खून है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है शरीर में, लेकिन बस चल रहा है, जिंदा है। उसी तरीके से मतलब वो लोन जो है वो पूरा मर चुका है, NPA की कगार पर है, लेकिन फिर भी जिंदा है। NPA जो उसको नहीं होने दे रहा है, दिया जा रहा है ना। तो ये हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग बैक लोन्स और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बिटवीन टू लेंडर्स टू अवॉइड क्लासिफाइंग देम एज NPA। जो मैंने आपको बोला कि भाई NPA जो है वो होने ही नहीं देना उसको, एक लोन लेना, दूसरा लोन लेना पहले वाले लोन को चुकाने के लिए। गुड बोरोस टू एंटर स्ट्रक्चरल डील्स, है ना, मतलब स्ट्रेस्ड अगर कोई है तो उनके डिफॉल्ट हाइड करना वो यहाँ पर किया जाता है। रिन्यूइंग डिस्टर्बिंग न्यू लोन्स टू स्ट्रेस्ड बोरोवर्स और रिलेटेड एंटिटीज, जो मतलब नए लोन है वो यहाँ पर देना।
है ना। इम्पैक्ट क्या होता है, फॉल्स इंप्रेशन पड़ता है कि भाई यहाँ पर बैंक प्रॉफिट में चल रही है, लोन इतना बकाबक जा रहा है, लेकिन लोन आने नहीं वाला है, एक दूसरा लोन दिया जा रहा है पहले वाली लोन को चुकाने के लिए, है ना, और एनपीए जो है वो भी दिखता नहीं है। तो ये होता है एनपीए, मतलब बेसिकली क्या है, स्ट्रेस्ड एसेट, है ना, जो वापस नहीं आने की शक्यता कम हो जाती है। तो 90 डेज अगर कोई किस्त नहीं आती है तो एनपीए जो है वो कहला दिया जाता है। उसमें अलग अलग आते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड मतलब 12 महीने अगर नहीं आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर डाउटफुल एसेट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, लॉस एसेट भाई चला ही गया, वो आने ही नहीं वाला है, ठीक है। लोन राइट ऑफ और एवरग्रीनिंग में भी क्या फर्क है, लोन राइट ऑफ मतलब क्या होता है, रिमूविंग दी बैड लोन, बैड लोन ही रिमूव कर दिया अपने बुक से कि भाई अभी चला गया, गया वो पैसा, ठीक है। और एवरग्रीनिंग मतलब क्या हो रहा है, चलने दे रहे हैं, चलने दे रहे हैं, ज़ोंबी चलने दे रहे हैं, चलने दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। आरबीआई ने अलग अलग लिए हैं कि भाई बैड लोन ना हो एनपीए से लड़ने के लिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, बैड बैंक, वो बनाए गए हैं। बैड बैंक क्या करते हैं कि भाई जो बैड लोन्स है उसको ले लेते हैं और फिर उसके बाद अपना निगोशिएशन जो है वो पार्टी से करते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कई बार, है ना, केवाईसी नॉर्म्स ये बेसिकली लाया गया है, तो ये सब कुछ किया गया है। अब कैसे एवरग्रीनिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, रिस्क असेसमेंट, कि भाई यहाँ पर रिस्क पहले ही बता दो कि ये तुम लोन दे रहे हो, इसमें इतनी इतनी रिस्क है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करना, डिस्क्लोजर करना, भाई डिस्क्लोज करो, जरूरी नहीं है तुमको एवरग्रीनिंग करना है, उसकी इमेज सुधार के क्या करोगे तुम, है ना। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है लोन पोर्टफोलियो पर वो मिलना चाहिए। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सबको पता चले कि हाँ भाई ये लोन जो है वो जाने वाला है, एवरग्रीनिंग करके कोई मतलब है नहीं। देन बैंक्स सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस जो है वो रखना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए सारी चीज़ें। पीजे नायक कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिए थे, रिव्यू गवर्नेंस बोर्ड ऑफ इंडिया, एवरग्रीनिंग इन द बैंक इज डायरेक्टेड बाय आरबीआई, पेनल्टीज जो है वो लेवी करना चाहिए अगर एवरग्रीनिंग हो रहा है, कि भाई यहाँ पर 10 लाख का लोन लिया गया है, फीस जो है वो 1 लाख रुपए महीने की भरनी है, यहाँ पर इनको ये नहीं भर पा रहे तो 5 लाख रुपए दे दिया गया। अब ये 5 महीनों तक ये 5 लाख में से हर एक जो किस्त है वो भरेंगे, फिर और ये 5 लाख भरने के लिए और 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, जिससे कि और 5 महीने तक किस्त भरेंगे। तो ये एवरग्रीनिंग जो है वो चलता रह रहा है, जैसे ये पता चले वैसे ही भाई ये कर लो। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी सेक्शन। देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं अपने इस पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है भाई साहब, ये तो साइंस एंड टेक हो गया। तो इंटरनेशनल में हमको क्या देखने, अच्छा हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसमें ये चाइना वाला हमने कल देख लिया था, आसियान कल देख लिया था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एलएसी के बारे में, ठीक है। एलएसी के बारे में यहाँ पर आ रहा है, इंडिया एंड चाइना होल्ड टॉक ऑन एलएसी इशू इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे एलएसी आपको पता रहना चाहिए, कश्मीर का पूरा मैप है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का। तो यहाँ पर एलएसी हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये है एलएसी, ये वाली जो लाइन है ये है एलएसी, ठीक है। यहाँ पर आपको पेंगोंग सो लेक देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको गालवान वैली देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। एंड ये जो साइड है, ये साइड आपको एल ओ सी देखने को मिल, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिमार्केटेड है, ये डिमार्केटेड नहीं है। डिमार्केटेड है मतलब क्या, गवर्नमेंट ने मान्यता की हुई है, ये मान्यता ही नहीं है, पता ही नहीं है एक्चुअल में लाइन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी क्लैश जो है वो हमको देखने को मिलते रहते हैं। ये पूरा लद्दाख एरिया है और ये यहाँ पर कश्मीर एरिया, यहाँ पर श्रीनगर हमें देखने को मिलता है, यहाँ से झेलम नदी जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है, आया था ना ज्योग्राफी में। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, बस बाकी कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर लीबिया जो है उसके ऊपर न्यूज़ है कि ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल्स इंटरवेंशन 9 इंडियन जो है वो फ्री किए गए हैं लीबिया में। तो बेसिकली लीबिया जो है वो कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, सूडान है, छाड़ है, नाइजर है ना। तो ये कंट्रीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है लीबिया के बारे में। दैन इंडिया और नेपाल ने पैक्ट साइन किया एनर्जी और ट्रांसपोर्ट पर। तो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है, नेपाल 5 स्टेट्स के साथ, इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, है ना, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कल्चरली भी, ठीक है। और कई सारे इसमें हमें एरिया में इसका कोऑपरेशन देखने को मिलता है, जैसे ट्रेड एंड इकोनॉमी में नेपाल के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड काफ़ी अच्छा है। कनेक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो नेपाल लैंडलॉक्ड है, इंडिया और उधर तिब्बत से सराउंडेड है, पीपल टू पीपल लिंकेज। और ऊपर साइड अगर आप देखोगे तिब्बत साइड, तो वहाँ पर हिमालयन रीजन देखने को मिलता है, तो उनके साथ कनेक्शन बहुत कम है। इंडियन साइड क्योंकि यहाँ पर सुपीक ज़मीन भी है नीचे साइड, तो इंडिया के साथ उसका कनेक्शन ज़्यादा है, इसलिए नेपाली इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
देन उसके यहाँ पर एमओयू जो है अलग अलग चीज़ों पर हमें देखने को मिला है। डिफेंस में भी डिफेंस कोऑपरेशन है, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, सभी में यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है ना। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कल्चरल इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमने ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अर्थक्वेक जब आता है, फ्लड जब आता है, काफ़ी अच्छा वहाँ पर हमने हेल्प की भी है। मल्टीलैटरल पार्टनरशिप है, बिम्स्टैक, सार्क, ये सब भी इसमें हम कॉमन है। दूसरा यहाँ पर है C+C5 समिट, ठीक है, C+C5 समिट हमें देखने को मिलता है। बिटवीन 18 मई 19 चाइना ने होस्ट किया है C+C5 समिट। तो इजी, बस आपको इसमें से ये पता रहना क्योंकि ये हमसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए एग्जाम परस्पेक्टिव से सिर्फ आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। तो C+C5 में कौन कौन से, चाइना+5, तो इसमें क्या है, चाइना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो सारे तान 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 आ गए पाकिस्तान छोड़ के। तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये सारे तान 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 है, ठीक है। तो ये चीज़ बस इतनी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम साइंस एंड टेक पर। तो साइंस एंड टेक में हमें लिथियम जो है उसके बारे में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लिथियम का अगर हम देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। नया पोटेंशियली सिग्निफिकेंट रिजर्व जो है लिथियम का वो हमें देखने को मिलता है। कल कल हमने कौन सा वाला देखा था, कल हमने ग्राफीन देखा था, याद है आपको ये ग्राफीन, है ना, कल हमने ग्राफीन के बारे में देखा था। आज हम यहाँ पर लिथियम जो है उसके बारे में देखने वाले। लिथियम का बड़ा रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, है ना। इसे लिथियम क्या है ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम, इसको वाइट गोल्ड जो है वो भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाई डिमांड फॉर रिचार्जेबल बैटरीज, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है उसमें इसका काफ़ी योगदान होता है। इज अ सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वरी वाइट मेटल होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन जो है वो कैसे किया जाता है, डिफरेंट वेज, सोलार इवेपोरेशन ऑफ लार्ज ब्राइन पूल्स, हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन, अलग अलग तरीकों से यहाँ पर होता है। यूज़ कहाँ कहाँ होता है भाई, बहुत जगह होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज़ होता है, बैटरीज में होता है, लैपटॉप, मोबाइल, है ना, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें भी होता है। मतलब वही जैसे ग्राफीन का यूज़ था वैसे यहाँ पर इसका भी सभी जगहों पर हमें यूज़ जो है इसका हमें देखने को मिलता है। मेजर कहाँ पर ये रिजर्व पाए जाते हैं, तो चिले, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना टॉप कंट्रीज है, ठीक है। लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है चिले, अर्जेंटीना और बोलीविया को, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रायंगल, चिले, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, ठीक है, इनको कहा जाता है। लिथियम रिजर्व इंडिया में अगर हम देखते हैं तो सदर्न कर्नाटका, मध्य डिस्ट्रिक्ट में है। माइका बेल्ट, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, अभी तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़ा मिला है हमको, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर इंडियन अगर हम स्टेटस देखते हैं तो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो है वैल्यू करती है 383.5 मिलियन 2021 में। एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफ़ी एक्सपांड होगा। इंडिया 450 मिलियन यूनिट जो है लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है ना। अब सवाल ये आता है कि ये जो मिलते हैं सारी चीज़ें, तो इसका मालक कौन रहेगा। तो देखिए जुलाई 2000, इंटरेस्टिंग बहुत चीज़ है ये, जुलाई 2013 में 3 जजेस बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा था कि ओनर जो रहेगा लैंड का, जिसके बीनीथ सब कुछ मिल रहा है वो ओनर रहेगा, उसका अधिकार रहेगा, उसका राइट रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो फॉरेस्ट वगैरह में मिलता है, अक्सर फॉरेस्ट लैंड जो होती है उसमें जो मिलता है 20% इंडिया बायोमास, हिल, माउंटेन, वेस्टलैंड्स पब्लिकली ओन्ड होते हैं, तो वहाँ पर सरकार का वहाँ पर हो जाता है। और गवर्नमेंट ने जैसे यूरेनियम है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में के तहत उसको बचा कर रखा है कि कोई भी आकर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, उस पर रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर यूरेनियम जो है उतना ही इंपॉर्टेंट लिथियम जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी कंट्रीज लिथियम को कैसे मैनेज कर रही है, चिली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पर डेसिग्नेट किया है लिथियम को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, और उसने यहाँ पर एक्सक्लूसिव जो चीज़ें हैं वो रखी है, सिर्फ ये कंपनीज को उसने लाइसेंस दिया है कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बोलीविया ने नेशनलाइज किया है लिथियम को, ठीक है। तो मतलब बाकी कंट्रीज भी इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और इंडिया जो है उसने भी यहाँ पर लेना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर खुद का लिथियम रिजर्व जो है बेसिकली डेवलप कर रहा है, और उसी वजह से यहाँ पर जो सेक्टर है उसको हाई लेवल प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, इफेक्टिवनेस के साथ रखना चाहिए। इंडिया के मिनरल वेल्थ जो है माइंड किए जाते हैं, हाई लेवल ऑफ पोवर्टी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैक रेगुलेशन, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर सही तरीके से होना चाहिए, सही वेलबींग, एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से सब कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर मैनेज जो है वो करनी पड़ेगी। इसमें से इंपॉर्टेंट है लिथियम। नेक्स्ट यहाँ पर हम आ रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो ई सिगरेट के बारे में बात की जा रही है। तो ई सिगरेट जो है, डोंट हेल्प स्मोकर टू क्विट सिगरेट, मतलब ऐसा था ना कि भाई जो सिगरेट पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको अगर अपनी सिगरेट छुड़ानी है तो ई सिगरेट जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा एक
जड़ी बूटी का काम कर सकता है। लेकिन ये स्टडी फाउंड की है कि भाई ई सिगरेट जो है वो हेल्प नहीं करता है स्मोकर को सिगरेट छुड़ाने के लिए। अब ये इम्पोर्टेंट है, ई सिगरेट क्या है? तो ई सिगरेट जो है उसको ई सिग्स भी, वैब्स भी, ई हुक्का भी, वेब पेन भी, इलेक्ट्रॉनिक एंड्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, ये सब कुछ कहा जाता है। कुछ ई सिगरेट जो है लुक लाइक रेगुलर सिगरेट, सिगार, पाइप्स, है ना? कुछ फ्लैश वाइप, पेन इस की तरह दिखाई देते हैं। ई सिगरेट उसको वैपिंग भी कहा जाता है। बेनिफिट ई सिगरेट है ऑफन सजेस्टेड एज पोटेंशियल मीन्स टू हेल्प स्मोकर टू क्विट। लेकिन ये स्टडी आई है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हार्मफुल इफेक्ट कई ज़्यादा है, सेफ नहीं है यूथ के लिए, यूथ अडल्ट के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, है ना? मतलब बेसिकली आप देखोगे तो काफ़ी पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो है वो हमें देखने को मिले हैं। स्टडी जो हुई थी 2018 में, हेल्थ हार्ट अटैक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ICMR जो है उसने भी यहाँ पर बोला है कि भाई पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर हो सकते हैं, है ना? तो ये सब कुछ हो रहा है। ई सिगरेट एरोजोल क्या होता है? ई सिगरेट एरोजोल जो है जो ब्रीथ करते हैं फ्रॉम डिवाइस एंड एक्सेल कैन कंटेन हार्मफुल, पोटेंशियली हार्मफुल निकोटीन होता है। और निकोटीन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, अडिक्टिव भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, हेवी मेटल्स, ये सब कुछ होते हैं। निकोटीन क्या है? हाईली एडिक्टिव केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसलिए एडिक्शन जो है वो छूटता नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल लेकर आए हैं, सिगरेट को छुड़ाने के लिए डिस्प्ले जो है वो लेकर आए हैं, जो हमने कल देखा था टोबैको केस में, सारी चीज़ें हमने देखी थी। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाओ, है ना? लोकल इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करो, उसी के साथ हेल्थ जो बेनिफिट्स है वो बताओ, उसे सोशल इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी जो है वो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडरशिप के लिए रिफ्यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चीज़ों में देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड के इसमें हमें ई सिगरेट के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज का हमारा पूरा एनालिसिस था। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, न्यूज़ हमें आज के वीडियो में देखने को मिली थी। वीडियो पसंद आते तो शेयर ज़रूर कीजिए और फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।